आज की वीडियो में हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे। अगर आपका यूके का विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और आपको लगता है कि आपका वीज़ा अनफेयरली रिफ्यूज़ किया गया है या अनलॉफुली रिफ्यूज़ किया गया है, तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका पर्पस क्या होता है और आगे हमें प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल जो इसकी मालूमात हैं वो मिल सकें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है माहिल अहमद। हमारी रजिस्टर्ड ट्रैवल कंपनी है वे टू ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल का क्या पर्पस होता है। चलें इसे डिस्कस करते हैं। इफ़ योर एप्लीकेशन फॉर यूके विजिटर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज्ड बाय द एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर and you believe that refusal is wrong and unlawful, you can proceed for pre-action protocol. Purpose of PAP is to request the Home Office to reconsider the visa application and properly analyze the refusal points in the refusal letter. अगर आपको लगता है कि आपका जो वीज़ा है वो रॉन्गली रिफ्यूज़ हुआ है, वीज़ा एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर से गलती हुई है, आपकी एप्लीकेशन को प्रॉपरली जो है वो देखा ही नहीं गया, तो देन आपको एक राइट है जुडिशल रिव्यू का। लेकिन जुडिशल रिव्यू में जाने से पहले आपके पास एक और तरीक़ेकार होता है प्री एक्शन प्रोटोकॉल का कि आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म करते हैं कि आप एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन को दोबारा से रिकन्सिडर किया जाए। और सेकंड पर्पज़ इसका होता है टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड कीप डाउन द कॉस्ट्स ऑफ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट इन कोर्ट ऑफ लॉ। PAP is a kind of intimation to the Home Office that if visa application is not properly analyzed and considered, you can proceed for judicial review. इसका दूसरा जो पर्पस होता है वो होता है कि जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं, अगर आप जुडिशल रिव्यू की तरफ जाते हैं तो आपके भी एक्सपेंसेस होंगे और होम ऑफिस के भी एक्सपेंसेस होंगे। इसकी फ़ीस होगी, लॉयर की फ़ीस होगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये एक तरीक़ेकार है कि जिससे आपकी भी बचत होती है और होम ऑफिस की भी बचत होती है। तो इसमें होता क्या है कि आप होम ऑफिस को इंटीमेट करते हैं कि अगर उसने आपकी एप्लीकेशन को दोबारा से रिकन्सिडर ना किया, इसको प्रॉपरली एनालाइज ना किया, तो आप प्रोसीड कर सकते हैं फॉर जुडिशल रिव्यू। और जो तीसरा जो इसका पर्पस होता है कि टू सेटल डिस्प्यूट्स बिफोर मेकिंग अ क्लेम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशल रिव्यू। तीसरा पर्पस ये होता है कि आपको जुडिशल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की तरफ जाना ही ना पड़े, उससे पहले ही जो आपके डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल हो जाएं। अब हम डिस्कस करते हैं कि आया कि हमें PAP के लिए प्रोसीड करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। Administrative and judicial review should only be used where no adequate alternative remedy such as a right of appeal is available. एक टाइम था जिस वक्त विजिटर वीज़ा के ऊपर भी राइट ऑफ अपील दिया जाता था, लेकिन अब ये जो राइट है सिर्फ स्टडी वीज़ा के ऊपर, EA फैमिली परमिट्स या फिर यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम्स के ऊपर सिर्फ होम ऑफिस देता है, जबकि विजिटर वीज़ा के ऊपर ये जो राइट है, राइट ऑफ अपील, ये ख़त्म कर दिया गया है। तो क्योंकि कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होती, तो उसके लिए फिर ये हमारे पास ऑप्शन बचती है कि हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए प्रोसीड करें। और सेकंड पॉइंट है कि क्लेमेंट नीड टू प्रॉपरली एनालाइज वेदर ही शी शुड फॉलो द प्रोटोकॉल डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इट इज़ बेटर टू टेक लीगल एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट। देखें, आपको पता है कि आपका जो केस है वो कैसा है, आया कि आपका जो वीज़ा है वो सही रिफ्यूज़ हुआ है या कि अनफेयरली रिफ्यूज़ हुआ है। अगर तो आपको रिफ्यूज़ल लेटर में वो पॉइंट्स मिलते हैं कि आपको लगता है कि वो बिल्कुल जेन्युइनली रिफ्यूज़ हो गया है, मैंने इन चीज़ों को सबमिट नहीं किया था और ना ही मेरे पास अभी कुछ एविडेंसेस हैं कि मैं जो रिफ्यूज़ल पॉइंट्स हैं उन्हें कवर कर सकूं, तो देन ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम होगा
आप जो है इसके लिए पीएपी के लिए प्रोसीड ना करें। जिस वक्त इंसान का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो सोचता है कि मैंने ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल लाजमी करना है या मैंने जुडिशल रिव्यू के लिए लाजमी प्रोसीड करना है। तो लेकिन फैक्ट्स को पता होती हैं, जिस वक्त रिफ्यूज़ल लेटर मिलता है तो उसमें सारी क्लॉजेज़ जो होती हैं लॉ की वो सारी मेंशन होती हैं कि किन क्लॉजेज़ की बेसिस पर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। तो अगर आप इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हैं तो देन आप किसी कंसल्टेंट से या किसी लॉयर से आप अपने केस को कंसल्ट करें, तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि आया हमें इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। रिसेंटली मेरे पास से एक क्लाइंट ने रब्ता किया, वो था सवाबी से रहने वाला था। उसने मेरी वीडियोस देख के मेरे से रब्ता किया और मुझे उसने बोला कि जी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो आप मेरा प्री एक्शन प्रोटोकॉल करें। जब मैंने उसका वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर स्टडी किया तो उसके बाद मैंने उसको बताया कि आपका जो वीज़ा है वो बिल्कुल सही रिफ्यूज़ हुआ है, प्री एक्शन प्रोटोकॉल का फ़ायदा कोई नहीं होगा, मैं आपसे अपनी फीस चार्ज करूँगा और आपका जो ना अप्लाई कर दूँगा, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। मैं आपको इससे एक बेहतर ऑप्शन दे देता हूँ कि मैं आपको आपकी फ़ाइल जो है ना वो एक नई फ़ाइल तैयार करूँगा जिसमें मैं थोड़ा टाइम लगेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि मैं विद इन अ मंथ या 2 मंथ इसको अप्लाई करूँगा, मैं उसको 6 मंथ्स के अंदर उसको दोबारा से फ़ाइल को तैयार करूँगा और देन आपका वीज़ा इंशाल्लाह 99.9% वीज़ा आपका मिलेगा। तो उसने मेरी बात नहीं मानी और लाहौर का एक एजेंट था, उससे उसने रब्ता किया कि जी मैंने इस तरह से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो मैं इसको प्री एक्शन प्रोटोकॉल करना चाह रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे जो एजेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को गनीमत समझते हैं कि क्लाइंट हमारे पास आ गया है तो जो पैसे अभी मिल रहे हैं ना तो वो उसको ले लें, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है वो होती है वीज़ा लगने के बाद जो हमें रेफरेंस मिलते हैं क्लाइंट से, वो हमारी प्रायोरिटी होती है। तो खैर उसने जब कांटेक्ट किया लाहौर के किसी एक एजेंट से तो उन्होंने उसका वीज़ा अप्लाई कर दिया और मेरी रिकॉर्डिंग्स उसने बाकायदा सवाबी वाले क्लाइंट ने उसको फॉरवर्ड की कि जी मैंने तो एक बंदे से कंसल्ट किया है, वो तो कह रहा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो एजेंट बोला कि नहीं मैं इसको करूँगा, आप देखेंगे कि वीज़ा लग जाएगा। और वही हुआ कि तकरीबन 11-12 दिन के बाद उसने मुझे अपना जो अगेन रिफ्यूज़ल लेटर मिला ना वो मुझे भिजवाया कि जी मैंने प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया था, आपने मुझे मना भी किया था, लेकिन इसके बावजूद जो है ना मैंने अप्लाई किया लेकिन वो फिर रिफ्यूज़ हो गया। तो मैंने उसे बोला कि मैंने तुम्हें बोला था कि नहीं होगा, इसका फ़ायदा ही कोई नहीं है, इससे बेहतर है कि आप अपनी नई जो एप्लीकेशन है ना उसकी तैयारी करो और वो जो मिस्टेक्स आपने की हैं इसके अलावा प्लस उसमें अपनी जो हम लोग जो फाइल तैयार करते हैं उसमें हम अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड करते हैं जिससे जो वीज़ा के चांसेस हैं वो 99.9% ब्राइट हो जाते हैं, वीज़ा मिल जाता है। और अगर वीज़ा नहीं भी लगता तो हम उसको फिर छोटे मोटे पॉइंट पे वीज़ा हमारा रिफ्यूज़ होता है तो हम उसको दोबारा से प्री एक्शन प्रोटोकॉल करके वीज़ा ले लेते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आपने खुद से अपनी असेसमेंट करनी होती है कि आया कि वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, उसका कोई फ़ायदा है प्री एक्शन प्रोटोकॉल का या नहीं। हम जिन क्लाइंट्स की वीज़ा एप्लीकेशन तैयार करते हैं हम उन्हें एक प्रॉपर अश्योरिटी देते हैं कि आपका वीज़ा 99.99% जो है ना वो अप्रूव होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर हमारे कुछ कह लें कि सीक्रेट्स हैं जो हम उस फाइल में ऐड करते हैं जिससे वीज़ा के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं। मेरी खुद की एजुकेशन है यूके से, मैं 2004 में गया था और 2009 के एंड पे मैं वहाँ से आया, पार्ट टाइम जॉब भी की, फुल टाइम जॉब भी की और बाद में बिज़नेस भी किया आफ्टर एजुकेशन। तो वहाँ का लिविंग एक्सपीरियंस एंड देन उसके बाद से जो है हम वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। कुछ चीज़ें होती हैं वो एक्सपीरियंस के बाद ही हासिल होती हैं। तो हम जिन क्लाइंट्स की फ़ाइल तैयार करते हैं हम उसमें वो कुछ चीज़ें ऐड करते हैं जो हमारे सीक्रेट्स होते हैं और क्लाइंट को प्रॉपर एक फ़ाइल दी जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे करने वाली होती हैं वो उन्हें हम खुद ही अपलोड करते हैं, क्लाइंट को नहीं देते हैं। और ये हम क्लाइंट को शुरू में बता देते हैं कि आपको वीज़े से गर्ज है, आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। जो चीज़ें आपको देने वाली हैं वो हम सारी देंगे, कोई चीज़ भी हम फेक नहीं लगाते। और अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आ भी जाए कि जी हमने डन बेस पे काम करवाना है तो हम डन बेस का काम ही नहीं करते, लेकिन हम कुछ इस तरह से हर क्लाइंट को लेके चलते हैं कि उसका वीज़ा जो है ना वो थोड़े पैसों में आम रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा खर्चे होता है, लेकिन ये है कि वीज़ा लग जाता है। लेकिन वो डन बेस पे जो उसका माइंड होता है कि जो मैं 16 लाख 18 लाख या 20 लाख रुपया दे दूँ तो इतने चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही मैं आपको बता दूँ कि जो डन बेस वीज़ा होता है ये जस्ट एक जो एजेंट हजरात होते हैं वो एक चांस लेते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पर।
तो जो भी आपसे कहता है कि जी डन बेस्ड वीज़ा, तो आप उससे बचें, क्योंकि डन बेस्ड वीज़ा कोई वीज़ा नहीं होता। ये जस्ट वो एक चांस लेते हैं आपके जो पहले से उनके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, उन्हीं को वो गलत तरीके से फेक डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो लगाते हैं, जिससे आप जो हैं वो 10 साल के लिए बयाना पे लग सकता है। तो उसका कुछ नहीं जाएगा, वीज़ा रिफ्यूज़ होगा आपका और बैन लगेगा आपके ऊपर। तो ऐसे जो एजेंट्स हैं उनसे बचें आप। एक दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि कंसल्टेशन जो है ना वो ज़रूर करें। पाकिस्तान में जो है ना कंसल्टेशन का ट्रेंड ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हम बस अपनी फ़ाइल उठाएं और किसी के पास जाएं, उसे बोलें जी हमने वीज़ा अप्लाई करना है। तो देखिए 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप किसी के पास जाते हैं, उसे कहते हैं जी मैंने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, ये लें अपने पैसे लें, ये जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वीज़ा अप्लाई कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, उसे बोलें कि मेरा इरादा है यूके वीज़ा अप्लाई करने का। तो आपसे अभी जस्ट मैं मशवरा के लिए आया हूँ, मैं आपको आपके सर्विस चार्जेस जो कंसल्टेशन चार्जेस हैं, जो मशवरा फ़ीस है वो मैं आपको पे करूँगा। तो आप मुझे बताएं कि मुझे मेरे वीज़ा के कितने चांसेस हैं, मेरी आप असेसमेंट करें और मुझे बताएं कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और मुझे कितना टाइम लगेगा। मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर फौरी हो सकता है तो आप फौरी कर दें, अगर वेट करना चाहते हैं तो मैं वेट कर लूँगा, लेकिन मेरा वीज़ा नहीं रिफ्यूज़ होना चाहिए। तो देन वो आपकी पूरी असेसमेंट करेगा, जिसमें टाइम लगता है 45 मिनट से 1 घंटे की हमारी कंसल्टेशन होती है। उसके बाद फिर हम क्लाइंट को बताते हैं कि आपका वीज़ा जो है ना वो लग जाएगा, इतने चार्जेस होंगे, इतना टाइम लगेगा। और पहले वाला जो तरीका है जिसमें एक एप्लीकेंट अपने डॉक्यूमेंट्स लेके ट्रैवल एजेंट के पास जाता है कि मैंने आपके से अपना वीज़ा अप्लाई करना है, तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से अप्लाई करवाने का, क्योंकि इसमें 95% चांसेस होती हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे अपनी फ़ीस लेगा। उसे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आपका वीज़ा लगे ना लगे, वो जितनी हो सकता है वो उसको कोशिश करेगा, लेकिन आपकी पूरी बेस नहीं बनाएगा, पूरी आपकी ग्राउंड नहीं बनाएगा, सारे रिफ्यूज़ल पॉइंट्स को कवर नहीं करेगा और अल्टीमेटली जो है वो उसका जो रिज़ल्ट है वो वीज़ा रिफ्यूज़ल होगा। और जो एजेंट हजरात होते हैं वो इस चीज़ को गनीमत समझते हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता कि वीज़ा लगे ना लगे। वो एक फॉर्म सबमिट करके वही जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें मतलब है ना वो सब अपलोड कर देते हैं, दैट्स इट जी ये वीज़ा अप्लाई हो गया। तो ये कोई वीज़ा अप्लाई करना नहीं होता, ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपने वीज़ा सबमिट करना है तो वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत जो है ना इंसान को पता ही होता है, वो खुद से भी कर लेता है। एक एजेंट में और एक कंसल्टेंट में फ़र्क होता है कि वीज़ा एक एजेंट सिर्फ आपका वीज़ा अप्लाई करता है और जो कंसल्टेंट है वो आपको वीज़ा लेके देता है। वो उसको पता है कि उसने कैसे लेके देना है, उसके वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर सारे पॉइंट्स को जो पॉइंट्स वीज़ा ऑफिसर ने रिफ्यूज़ करने होते हैं वो सारे पॉइंट्स को कवर करके फिर वीज़ा अप्लाई करता है। अगर फिर भी कोई वीज़ा ऑफिसर किसी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ करता है तो वो कोई छोटा मोटा पॉइंट होगा, कोई बड़ा पॉइंट जिस होता है ना समटाइम्स कि मेरे पास इतने रिफ्यूज़ल लेटर्स आते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ कि फ्रेश एप्लीकेंट्स कम होते हैं और जो वीज़ा रिफ्यूज़ल वाले हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आप मुझसे मेरे ऑफिस के नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी असेसमेंट करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपके वीज़ा के प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए हमें प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरी जो कंसल्टेशन की जो मैंने आपसे बात की ना, वो कंसल्टेशन किया करें। देखें जो बंदा एक्सपीरियंस्ड है वो आपसे चार्ज ज़रूर करेगा, क्योंकि कंसल्टेशन जो है वो उसमें पूरा टाइम लगता है। 45 मिनट से 1 घंटे की कंसल्टेशन होती है और कोई भी जो बिजी आदमी है या एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो इतना टाइम नहीं दे सकता कि हर बंदे को वो फ़ोन पर या उनके ऑफिस में कंसल्टेशन से। ज़्यादातर जो कंसल्टेशन है वो हमारी ऑनलाइन ही होती हैं फ़ोन पर। तो वो कोई बंदा भी आपको जो इतना टाइम नहीं दे सकता कि आपकी जो फुल असेसमेंट है वो आपको करके दे, और वो भी कोई चार्जेस लिए बगैर। लेकिन अगर वो आपसे कोई चार्जेस लेता है तो वो आपको पे ऑफ भी करता है, क्योंकि आप ज़्यादा नुकसान से बच जाते हैं, रिफ्यूज़ल से भी बचते हैं और आप जो है ज़्यादा नुकसान से भी बच जाते हैं। अगर आपका वीज़ा लगने वाला होगा तो हम फौरी अप्लाई करेंगे। अगर वीज़ा लगने वाला नहीं हुआ तो हम जो है आपको बताएंगे कि आपके केस को इतना टाइम लगेगा और इतने आपके चार्जेस होंगे। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा ज़ाहिर बात है चार्जेस भी ज़्यादा होंगे, लेकिन आपका वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपको वीज़ा ही चाहिए तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा वेट कर लेना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग वीज़ा रिफ्यूज़ करके कई साल बैठे रहते हैं, लेकिन वो 6 माह के लिए जब हम उन्हें कहते हैं कि वेट करें, हम आपका केस जो है ना बिल्डअप करेंगे, तो वो वेट नहीं करते।
उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे काइंडली दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।